हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेपर। हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज जेडीए जेलो। लेकिन अगर आप भी आरजीएस की तैयारी कर रहे हैं और उसमें भी राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट पूछा जाता है तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखना। देखिए, हमने अभी सेक्शन 95 तक कवर कर लिया था, आज हम करेंगे सेक्शन 96 से स्टार्ट। ठीक है, आप सभी अपने साथ अपना बेयर एक्ट लेकर बैठ जाइए क्योंकि हमारे पढ़ने का तरीका एक ही, हम बेयर एक्ट लेके बैठते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं हम उसको इंडेक्स में लिख लेते हैं। अब देखिए सेक्शन 96 किस बारे में बात करता है। सेक्शन 96 बात करता है कलेक्टर टू फिक्स रेट्स ऑफ प्रीमियम। ठीक है, अब यहाँ पे कलेक्टर क्या कर रहे हैं, कलेक्टर क्या करेंगे, रेट को फिक्स करेंगे। ठीक है, कलेक्टर टू फिक्स रेट्स ऑफ प्रीमियम। द स्टेट गवर्नमेंट, अगर आप देखेंगे ना बेयर एक्ट में, तो बेयर एक्ट में इसमें सबसेक्शन 2 ही है, तो आप इसको ना मार्क कर लेना। द स्टेट गवर्नमेंट में फिक्स एंड रिवाइज प्रीमियम रेट्स ऑफ नाजुल एंड आबादी लैंड्स थ्रू नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो राज्य सरकार है वो कैसे क्या कहते हैं फिक्स कर रही है जो प्रीमियम रेट्स है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया प्रीमियम रेट्स को और रिवाइज भी किया प्रीमियम रेट्स को। तो किस किस लैंड के लिए, नाजुल लैंड के लिए और आबादी लैंड के लिए। और जो रेट फिक्स किए हैं, जो प्रीमियम फिक्स किए हैं, उनको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर दिया। अब डिफरेंट रेट्स में बी फिक्स्ड फॉर डिफरेंट एरिया डिपेंडिंग अपॉन साइट वैल्यू। अब क्या कह रहे हैं कि अगर भूमि के स्थान और मूल्य के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग दरें तय की जा सकती है। जैसे शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र में प्रीमियम दर गांव की तुलना में अधिक तय की गई है। अब देखिए इसके अंदर आप देखेंगे तो सबसेक्शन 2 में भी क्या बात की गई है कि क्या कहते हैं डिफरेंट एरियाज के डिफरेंट एरियाज के डिफरेंट रेट्स हो सकते हैं, डिफरेंट प्रीमियम हो सकती है। लेकिन आपने एक बात नोटिस की, अब यहाँ पे क्या लिखा है, कलेक्टर टू फिक्स रेट्स ऑफ प्रीमियम। लेकिन अगर आप सेक्शन 96 देखेंगे वहां कलेक्टर जैसा वर्ड यूज ही नहीं हुआ है। लेकिन आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट में जो काम होता है वो कलेक्टर के थ्रू होता है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट क्या कह रही है, स्टेट गवर्नमेंट मे नोटिफाई इन द ऑफिशियल गैजेट fix and may from time to time similarly revise the rates of premium to be charged of nazul and other land within the आबादी एरिया। तो बेसिकली यहाँ पे कहा गया कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो फिर जो नाजुल लैंड और आबादी लैंड के जो रेट्स हैं उनको रिवाइज कर सकती है, प्रीमियम को भी रिवाइज कर सकती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये बात की गई है। अब देखिए सेक्शन 97 ऑक्शन ऑफ आबादी लैंड। ठीक है, आबादी भूमि का नीलाम, वेयर मोर देन 1 person अप्लाइज फॉर द सेम आबादी लैंड। ठीक है, इट शैल बी सोल्ड थ्रू पब्लिक ऑक्शन टू द हाईएस्ट बिडर। अभी सेक्शन बता रहा है कि यदि एक ही आबादी भूमि है, ठीक है, उसके लिए एक से अधिक आवेदन है। तो आबादी भूमि केवल एक है, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो अब किसको दें वो आबादी लैंड। तो फिर वो भूमि जो है सार्वजनिक नीलामी द्वारा सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को दी जाएगी। तो जो हाईएस्ट बिडर होगा, ठीक है, उसको क्या कर दी जाएगी, पब्लिक ऑक्शन में उसको उस लैंड को सोल्ड कर दिया जाएगा, सेल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 3 लोगों ने एक ही प्लॉट के लिए आवेदन किया, इसलिए प्लॉट नीलामी से बेचा गया। अब देखिए इसमें एक प्रोविजो है जो ये बात करता है कलेक्टर में रिजेक्ट हाईएस्ट बिड। ठीक है, इट शैल बी ओपन टू द कलेक्टर टू रिफ्यूज द हाईएस्ट बिड फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड। तो कलेक्टर चाहे तो कारण लिखकर सबसे ऊंची बोली को भी अस्वीकार कर सकता है। इसका मतलब अगर कोई हाईएस्ट बिड लगा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आबादी लैंड अब उसकी हो गई, कलेक्टर की मर्जी है, अगर वो चाहे तो इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। 97 का प्रोविजो जो 1 है उसमें लिखा है। ठीक है, जैसे यदि बोली संदिग्ध लग रही है तो कलेक्टर उसे अस्वीकार कर सकता है। स्मॉल स्ट्रिप्स ऑफ लैंड एडजेसेंट टू बिल्डिंग। अब देखिए small adjoining strips of land may be allotted at fixed rates with prior section of SDO। अब ये जो SDO वाली लाइन है ना, इसको अपने बेयर एक्ट में
भी अंडरलाइन कर लो, ठीक है, एसडीओ वाला, क्योंकि यहाँ पे जो अथॉरिटी किसको दी गई है, एसडीओ की। तो अगर कोई मौजूदा भवन से लगी कोई छोटी भूमि निर्धारित दर पर उपखंड अधिकारी की अनुमति से दी जा सकती है, ठीक है। अगर कोई ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग क्या है, एक एग्जिस्टिंग एक ऑलरेडी लैंड है, ठीक है, और उस लैंड से एक क्या है, एक स्मॉल एडजॉइनिंग स्ट्रिप जो है उससे क्या है, अटैच्ड है, ठीक है, उसके साथ ही लगी हुई है। तो अब उसको हमें क्या करना है, उसको अलॉट करना है, तो उसको अलॉट किया जा सकता है, लेकिन इसमें प्रायर सैंक्शन किसकी लग रही है, एसडीओ की। जैसे दुकान के सामने की छोटी सरकारी पट्टी दुकान मालिक को निर्धारित स्तर पर दे दी गई, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है स्मॉल स्ट्रिप ऑफ लैंड एडजेसेंट टू बिल्डिंग, ठीक है, उसके सामने। तो देखिए आबादी लैंड रिक्वायर्स प्रीमियम पेमेंट, अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन इज ट्रेसपास। अब ये जो कल हमने लास्ट वीडियो में जितने भी कवर किए थे, बेसिकली उसका वन रिवीजन मैंने लिखा हुआ है। प्रीमियम रेट्स कौन फिक्स कर रहा है, गवर्नमेंट। डिस्प्यूटेड आबादी लैंड जनरली उसको कैसे अलॉट किया जाएगा, पब्लिक ऑक्शन के थ्रू। एमसीक्यू देखिए, फुल ओनरशिप राइट इन आबादी लैंड, अगर आपको फुल ओनरशिप राइट चाहिए आबादी लैंड आर ऑब्टेन, तो आपको कैसे मिलेगी, जब आप क्या कर देंगे, प्रीमियम को पे कर देंगे। अनऑथराइज्ड अगर ऑक्यूपाई किया है आपने आबादी लैंड को, कब्जा किया है आपने आबादी लैंड पर अनऑथराइज तरीके से, आपको कैसे ट्रीट किया जाएगा, ट्रेसपासर की तरह। अगर एक से ज्यादा पर्सन एक ही आबादी लैंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको कैसे बेचा जाता है, जनरली पब्लिकली ऑक्शन करके, ठीक है। आबादी भूमि पर पूर्ण स्वामित्व कब प्राप्त होता है, प्रीमियम भुगतान से। आबादी भूमि पर अवैध कब्जा करने वाला क्या माना जाएगा, अतिक्रमणकारी, ठीक है, बिना अनुमति कब्जा करने वाला ट्रेसपासर माना जाता है। एक ही आबादी भूमि के लिए अगर कई आवेदन होने पर क्या होगा, तो उसकी सार्वजनिक नीलामी की जाएगी। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक नीलामी की जाती है, ठीक है। तो आप जितने भी मैंने आपको इसमें अथॉरिटीज बताई हैं, जैसे सेक्शन 97 में हमने क्या बताया, अगर एक बहुत सारी लैंड पर अगर एक ही लैंड में बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, ऑक्शन में जाएगी। तो ऑक्शन लिख लिया आपने, ठीक है, वो भी हाईएस्ट बिड पर, उस पर आपने अंडरलाइन कर लिया। लेकिन आपको ये याद रखना है कि कलेक्टर की मर्जी है, वो रिफ्यूज भी कर सकते हैं। और कोई एडजेसेंट स्मॉल स्ट्रिप है, तो उसको अगर क्या कहते हैं देना है, तो वो एसडीओ डिसाइड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 98 लैंड ग्रांटेड। अब देखो, अगर आप सेक्शन 98 देखेंगे ना, उसकी हेडिंग क्या है, लैंड ग्रांटेड फॉर रिसेप्टेकल्स अगर आप सेक्शन 98 देखेंगे, इसकी हेडिंग है लैंड ग्रांटेड फॉर रिसेप्टर्स ऑफ हाउस होल्ड रिफ्यूज एक्सेट्रा एंड फॉर स्टोरिंग फॉडर, ठीक है, घर के कूड़े करकट आदि को डालने और चारा इकट्ठे करने के लिए दी गई भूमि। पता नहीं कभी कभी इतने छोटे छोटे वर्ड्स प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सेक्शन 98 घर के कूड़े करकट आदि को डालने और चारा इकट्ठे करने के लिए दी गई भूमि, ठीक है। अब आप ये देखेंगे तो इसके अंदर ये लिखा है कि एसडीओ में अलॉट लैंड फ्री ऑफ प्रीमियम और रेंट, ठीक है, मतलब प्रीमियम भी देने की जरूरत नहीं है, रेंट भी देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे एसडीओ ने अलॉट कर दी लैंड को, किस लिए, हाउस होल्ड वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है, या फिर कैटल मैन्योर और स्टेबल वेस्ट के लिए, या फिर फॉडर को स्टोर करने के लिए। सच लैंड इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट and can be resumed by collector without compensation. It is non-transferable. अभी सेक्शन क्या बात कर रहा है 98, उपखंड अधिकारी गांव या शहर में, ठीक है, उपखंड अधिकारी गांव या शहर में घर के कचरे, गोबर और पशुओं के चारे के लिए मुफ्त या बिना किराए की जमीन दे सकता है, कि आप यहाँ पर क्या है कि आप अपना जो कचरा है घर का उसको डाल सकते हैं, ठीक है, तो उसका थोड़ी ना रेंट लेंगे। और ये अधिकार के रूप में नहीं मिलती है, इसमें आपका राइट नहीं है, सरकारी से वापस भी ले सकती है, ठीक है, और इसे बेचा या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली लैंड किसके लिए, जो तो लैंड है ये किस लिए है, लैंड फॉर हाउस होल्ड रिफ्यूज एंड फॉडर
स्टोरेज, ये हाउस होल्ड वेस्ट भी लिख सकते हैं आप इसकी जगह। तो अगर आप देखेंगे तो हेडिंग बेशक आपको थोड़ी सी अलग लगेगी, लेकिन मतलब एक ही है, जिस्ट एक ही है। थोड़ा जल्दी समझ आए इसलिए मैं हेडिंग को इस तरीके से लिख देती हूँ, जैसे कि राम को गांव में पशुओं का गोबर और चारा रखने के लिए 2 बिस्वा जमीन दी गई। कुछ समय बाद सरकार को वह जमीन सड़क निर्माण के लिए चाहिए थी, तो उसे बिना मुआवजा वापस ले लिया गया। ऑब्वियसली आपकी थोड़ी ना थी, वो तो गवर्नमेंट ने आपको दे दी थी। अब देखिए सेक्शन 99, रेगुलेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इन विलेज। अगर आप सेक्शन 99 को देख रहे हैं तो राइट टू रेगुलेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग इन अ विलेज, किसी गांव में भवन निर्माण का नियमन करने का अधिकार। ये सेक्शन कहता है स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, डिमोलिशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग इन विलेजेस और टाउन्स वेयर नो लोकल अथॉरिटी एग्जिस्ट। ठीक है, तो सरकार उन गांवों या कस्बों में मकानों के निर्माण, मरम्मत और तोड़ने के नियम बना सकती है जहां कोई नगर निकाय नहीं है। किसके पास पावर है? स्टेट गवर्नमेंट। देखो ये जो अथॉरिटीज मैं आपको बता रही हूँ ना, इनको आपको याद रखना है कि कहाँ स्टेट गवर्नमेंट है, कहाँ कलेक्टर है। और मैं आपको एक बात अभी क्लियर कर देती हूँ, जितने भी अथॉरिटीज, जहां जहां पर अथॉरिटीज है उसका एक चार्ट प्रिपेयर करना आप लोग, ठीक है। और मेरा एक इंक्वायरी नंबर है, उस पर आपको ये चार्ट भेजना है, ठीक है। फिर मैं आपको उसमें बताऊंगी कि कैसे आपको लिंक करके पढ़ना है। जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने भी मेरी ये टेस्ट सीरीज ली हुई है, ठीक है, मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं, मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, वो सारे स्टूडेंट या फिर जो आप पहली बार भी विजिट कर रहे हैं उनको ही मैं बता देती हूँ कि अगर आप मेरे लेक्चर्स के थ्रू पढ़ रहे हैं तो ये आपका, मैं आपको ये होमवर्क दे रही हूँ, आपको करना है कि जितनी भी अथॉरिटीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, कलेक्टर है, असिस्टेंट कलेक्टर है, एसडीओ है, जितनी भी अथॉरिटीज यहाँ पे दी गई और जो जो उनको काम दिए गए वो आपको एक चार्ट बनाना है। एक आपको इसमें थोड़ा मेहनत तो लगेगी, ठीक है, आपको वो चार्ट बनाना है। फिर आप वो चार्ट मुझे, जो मैंने आपको हमेशा एक इंक्वायरी नंबर देती हूँ, उसमें आपको मुझे व्हाट्सएप भी करना है, ठीक है। इस तरीके से आप प्रिपरेशन करोगे ना, आपकी आपकी जो ये प्रिपरेशन है बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और आपका एग्जाम क्वालिफाई 100% होगा, ठीक है। तो मैं और कुछ स्टूडेंट मेरी जो भी मैं उनको टास्क देती हूँ वो करते भी हैं, दैट्स वेरी नाइस। अब देखिए, तो सरकार उन गांव या कस्बों के मकानों के निर्माण, मरम्मत और तोड़ने के नियम भी बना सकती है जहाँ कोई नगर निकाय नहीं है। जैसे कि एक छोटे गांव में बिना पंचायत के लोग मन मर्जी से घर बना रहे थे, ठीक है। एक गांव में वहां पर लोग अपनी मर्जी से घर बना रहे हैं, ठीक है। इसलिए सरकार ने नियम बनाकर मकान निर्माण की अनुमति लेना जरूर कर दिया, ठीक है। तो अब स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कहा कि देखिए अब आपको क्या करना है, आपको अब रूल्स बना रहे हैं, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब है सेक्शन 100, सेल ऑफ लैंड इन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एरियाज, ठीक है। औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रों में भूमि का विक्रय। अब ये सेक्शन कहता है स्टेट गवर्नमेंट, फिर अब इसके पास पावर आ गई स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं? मे रेगुलेट सेल ऑफ लैंड इन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एरियाज एंड मे इम्पोज एनुअल असेसमेंट। अब सरकार क्या है, औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्रों में जमीन की बिक्री और उस पर वार्षिक कर भी तय कर सकती है। एग्जाम्पल, अगर कोई जमीन इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री के लिए दी गई है तो उस पर सरकार का हर साल अलग टैक्स लगा सकती है, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 101, अलॉटमेंट ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि का आवंटन। ये सेक्शन कहता है एग्रीकल्चरल लैंड इज अलॉटेड एज पर रूल्स, प्रायोरिटी इज गिवन इन ऑर्डर। देखिए, जब एग्रीकल्चरल लैंड हम किसी को अलॉट करेंगे, किसी को देंगे, तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे होगा को शेयरर, ठीक है। इसका मतलब अगर एक लैंड है, ठीक है, और वो एग्रीकल्चरल लैंड है, उसके 2 शेयरर है, ठीक है, 2 को शेयरर है, 2 आपस में लोग बांटते हैं, उस मतलब 2 लोग उसको होल्ड कर रहे हैं उस एग्रीकल्चरल लैंड को। अगर एक पर्सन उसमें से अपनी एग्रीकल्चरल लैंड को इनकेस बेचना चाहता है तो सबसे पहले वो किसको प्रायोरिटी देगा? अपने को शेयरर को, क्योंकि आप खरीदना चाहते हैं। तो वो प्रायोरिटी लिस्ट दी गई है कि एग्रीकल्चर को कैसे कैसे अलॉट किया जाएगा, उसके रूल्स। तो सबसेक्शन 1 में किसकी बात की गई है? को शेयरर की, ठीक है, कि सबसे पहले आप किसको देंगे? सबसेक्शन 1 में बताया गया कि स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है इसके तहत, ठीक है। और जो इसका ये है ना कि को शेयरर को देंगे, इस सबसेक्शन 4 का
सबसेक्शन 4 है, उसका फर्स्ट पॉइंट में लिखा है टू को शेयरर। सबसेक्शन 4 उसके फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि सबसे पहले आप को शेयरर को क्या देंगे, लैंड को अलॉट करेंगे। अगर वो नहीं है, उसके बाद कोई विलेज रेजिडेंट है उसको विद नो और स्मॉल लैंड होल्डिंग, फिर विलेज के उन लोगों को दे सकते हैं कि जिसके पास बहुत कम लैंड होल्डिंग है या फिर है ही नहीं, ठीक है। तो विलेज रेजिडेंट्स को आप देंगे, ठीक है, पर्सन रिजाइडिंग इन विलेज, इसका सबसेक्शन 2 में लिखा है। और अदर, और अगर फिर ये दोनों नहीं है तो फिर किसी और को भी देंगे, लेकिन बाय लॉटरी, ठीक है। ये जो लिखा है ना बाय ड्रॉइंग लॉट्स, ये वही लॉटरी पैटर्न होता है, ठीक है। और फिर इसमें रेंट चार्ज किया जाएगा जैसे एज पर रूल चार्ज किया जाता है। कृषि भूमि का आवंटन नियमों के अनुसार होता है, पहले सहभागीदार, फिर गांव के भूमिहीन लोग, फिर लॉटरी से अन्य लोग। जैसे गांव में 10 बीघा जमीन खाली है, पहले उसी खेती के सह मालिक को दी गई, फिर वो नहीं है तो भूमिहीन गांव वालों को, फिर वो भी नहीं है तो बची जमीन को लॉटरी से दे दी गई। अब देखिए सेक्शन, देखिए एक ये भी हो सकता है 10 बीघा जमीन खाली है तो पहले उसमें से 5 बीघा ले ली सह मालिक ने, और उसमें से 3 बीघा ले ली भूमिहीन गांव वाले ने, 2 ले ली लॉटरी से। इस तरीके से भी क्राइटेरिया हो सकता है, ये नहीं कि एक साथ ही खरीदनी है। फिर सेक्शन 102 गवर्नमेंट पावर टू अलॉट लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल यूज। अभी हमने एग्रीकल्चरल वाली लैंड को अलॉट किया है, अब हम करेंगे नॉन एग्रीकल्चर वाली लैंड को अलॉट, ठीक है। ये सेक्शन कहता है कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए तथा विशेष शर्तों पर भूमि आवंटन करने के लिए सरकार के अधिकार, ठीक है। अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट कैन अलॉट लैंड फॉर इंडस्ट्री और पब्लिक यूटिलिटी ऑन एनी टर्म्स इट डीम्स फिट, ठीक है। तो सरकार चाहे तो क्या कर सकती है, उद्योग या सार्वजनिक उपयोग के लिए जमीन किसी भी शर्त पर दे सकती है। अब देखिए दो चीजें आपको इसमें अंडरलाइन करनी है। जब स्टेट गवर्नमेंट अलॉट कर रही है नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए लैंड को, तो किस किस के लिए जब अलॉट कर रही है तो इंडस्ट्री और पब्लिक यूटिलिटी पर अगर वो इस लैंड को अलॉट कर रही है तो कोई किसी भी शर्त पे कर सकती है, ठीक है। इंडस्ट्री और फॉर एनी पर्पस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी, दो चीज दी गई है इसमें, इंडस्ट्री और एनी पर्पस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी ऑन सच कंडीशन एज इट डीम्स फिट, ठीक है। फिर है सेक्शन 102A लैंड विच मे बी एंट्रस्टेड विद लोकल अथॉरिटीज, भूमि जो स्थानीय प्राधिकारियों को सुपुर्द की जाए। अब देखिए एनी नाजुल लैंड और लैंड सेट अपार्ट अंडर सेक्शन 92 may be placed by the state government at the disposal of a local authority। अभी देखिए यहाँ पे लोकल अथॉरिटी की पावर है सेक्शन 102 में। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि किस ये पावर 102 में पावर है किसके पास, लोकल अथॉरिटी के पास। देखिए मैं आपको ना एक बात अभी क्लियर कर देती हूँ, एग्जाम को क्वालिफाई करना है ना, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, आपको एक अच्छी तरीके से एक सही डायरेक्शन में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, वरना मतलब वैसे ही जैसे आप में से काफी स्टूडेंट होंगे ना 1-2 नंबर से रह जाते हैं, मतलब तैयारी बहुत अच्छी होती है, उनको मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, हमेशा क्वालिफाई एग्जाम वही स्टूडेंट करेगा जो जिसको थोड़ा ज्यादा कुछ पता है, क्योंकि 80% हर किसी को पता है। फिर 85, 90 ये जो परसेंट है ना, ये ही एक्चुअली मेरिट में लाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि कौन क्वालिफाई करेगा। इसीलिए जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, मेरी लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, इट इज द राइट वे टू स्टडी। आपको ऐसे ही पढ़ना है, उसके बाद हम रैपिड रिवीजन करेंगे, हम भी रैपिड रिवीजन करेंगे, हम भी अपनी जल्दी से चीजों पर कमांड लाएंगे पहले, लेकिन एक बार तसल्ली से पेशेंस के साथ इसको ऐसे ही पढ़ लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, एनी नाजुल लैंड और लैंड सेट अपार्ट अंडर सेक्शन 92 मे बी प्लेस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एट द डिस्पोजल ऑफ अ लोकल अथॉरिटी। तो राज्य सरकार नाजुल लैंड या जो सेक्शन 92 के तहत आरक्षित भूमि को स्थायी निकाय को दे सकते हैं, ठीक है। एक तो हमने नाजुल लैंड पढ़ी वो, और सेक्शन 92 में हमने एक आरक्षित भूमि भी पढ़ी थी ना कि रिजर्व कर दी कि आप यहाँ पे अपना वेस्ट वगैरह डाल सकते हैं। नहीं, सेक्शन 92 में वो नहीं है। सेक्शन 92 में लैंड में बी सेट अपार्ट फॉर स्पेशल पर्पस। आप लैंड को बेसिकली यूज क्या कहते हैं,
अलग कर दिया गया कि ये हम किसी और काम के लिए यूज करेंगे, स्पेशल पर्पस के लिए यूज करेंगे, इस लैंड को हम किसी को अलॉट नहीं कर सकते। तो ये जो बात 92 में लिखी गई है, तो इन बातों को छोड़, इन दोनों लैंडों को छोड़कर एनी नाजू लैंड और लैंड सेट अपार्ट अंडर सेक्शन 92, ठीक है, नाजू लैंड और जो लैंड को छोड़ दिया गया है, अलग से छोड़ दिया सेक्शन 92 में, मे बी प्लेस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एट द डिस्पोजल ऑफ अ लोकल अथॉरिटी, ठीक है। तो राज्य सरकार नाजू लैंड या सेक्शन 92 के तहत आरक्षित भूमि को स्थानीय निकाय को दे सकती है। तो याद रखना, जो सेक्शन 92 वाली लैंड है और जो नाजुल लैंड है, उसको स्टेट गवर्नमेंट किसको दे रही है? लोकल अथॉरिटी को दे रही है। लोकल अथॉरिटी शैल यूज सच लैंड सब्जेक्ट टू कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। अब जो स्थानीय निकाय है उस भूमि का उपयोग कर सकते हैं, बस वही बात है, उसको सरकार की जो रेस्ट्रिक्शन लगाई, सरकार ने कंडीशन लगाई है, उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, गवर्नमेंट गिव्स पार्क लैंड टू म्यूनिसिपैलिटी, municipality can maintain it as park but cannot sell और change its use without permission, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जो जगह पार्क के लिए रिजर्व की थी, अब गवर्नमेंट ने बोल दिया म्यूनिसिपैलिटी को कि आप इस जगह को देखिए, आप मेंटेन करिए इस पार्क को। तो बेशक से म्यूनिसिपैलिटी को ये काम सौंप दिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको बेच दे, ठीक है। कुछ भी चेंजेस करने से पहले उसको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। तो बेसिकली 102 इसलिए किया गया है कि सारा काम स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, तो थोड़ा काम लोकल अथॉरिटी को भी पकड़ा दिया, ठीक है। तो लैंड अंडर सेक्शन 102 इज प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ लोकल अथॉरिटी। फिर हमारा सेक्शन 103 डेफिनेशन ऑफ लैंड एंड आबादी। अब देखिए, इसके अंदर जो डेफिनेशन दी गई है, लैंड एंड आबादी डिफाइंड फॉर द पर्पस ऑफ चैप्टर 6, ठीक है। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप देख पा रहे होंगे, इसमें चैप्टर 6 के लिए बताया गया है, ये वो वाली डेफिनेशन नहीं है जिसमें सारे वर्ड्स को डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो इसको आप चैप्टर 4 को मार्क कर लेना, चैप्टर 6 को, ठीक है। देखिए अब क्या कहा गया, लैंड इंक्लूड गवर्नमेंट लैंड, एक्वायर्ड लैंड, पब्लिक यूज लैंड, रोड्स, क्रिमेशन ग्राउंड, नाजो लैंड एक्सेट्रा। तो आबादी का मतलब क्या है, ये तो सिर्फ लैंड का मतलब बताया, ठीक है। लैंड का क्या मतलब बताया कि लैंड इंक्लूड गवर्नमेंट लैंड, एक्वायर्ड लैंड, ये सब चीजें। और दूसरा आबादी का क्या मतलब बताया, रेजिडेंशियल एरिया ऑफ विलेज, टाउन, सिटी इंक्लूडिंग बिल्डिंग साइट्स एंड लैंड फॉर हाउसेस। तो इन दोनों चीजों को डिफाइन किया गया है। लैंड में सरकारी, सार्वजनिक और उपयोग भूमि आती है। आबादी का मतलब बस्ती क्षेत्र और घर बनाने की भूमि है। जैसे एग्जाम्पल इसका सिंपल है, आबादी मीन्स रेजिडेंशियल एरिया ऑफ विलेज और टाउन। अब सेक्शन 104 पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स एक्साइज बाय लोकल अथॉरिटीज। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये सेक्शन कहता है केसेस इन विच पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स मे बी एक्साइज बाय लोकल अथॉरिटीज, मामले जिनमें राजस्व अधिकारियों की शक्तियां स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा प्रयोग में लाई जा सकेंगी। देखिए कब कब लोकल अथॉरिटीज रेवेन्यू ऑफिसर्स की पावर को यूज कर रही हैं, व्हेन नाजुल वेयर नाजुल लैंड और आबादी लैंड इज गिवन टू अ लोकल अथॉरिटी। अभी हमने ऊपर पढ़ा, नाजुल लैंड और आबादी लैंड को क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ने लोकल अथॉरिटी के डिस्पोजल पर दे दिया। अब यहाँ पर क्या है कि कलेक्टर के पास पावर क्या है, तो पावर ऑफ कलेक्टर अंडर सेक्शन 97 एंड 98 आर एक्साइज बाय सच लोकल अथॉरिटी। तो अब जो कलेक्टर की पावर है ना सेक्शन 97 और 98 में, अब उसको कौन एक्सरसाइज करेगी, लोकल अथॉरिटी एक्सरसाइज करेगी, ठीक है। आपको अभी मैंने सेक्शन 97 पढ़ाया था, 97 में हमने क्या पढ़ा था, ऑक्शन ऑफ आबादी लैंड। हमने ऑक्शन ऑफ आबादी लैंड पढ़ा था, तो उसमें हमने कलेक्टर के पास क्या पावर देखी थी कि कलेक्टर चाहे तो जो हाईएस्ट बिड कर रहा है उस ऑक्शन पे उसको रिफ्यूज कर सकता है। यही हमने पढ़ा आबादी लैंड के केस में। अब आबादी लैंड को मेंटेन करने की पावर तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं लोकल अथॉरिटी को दे दी। तो अब लोकल अथॉरिटी के पास तो कलेक्टर जैसी पावर आ गई, तो कलेक्टर जैसी पावर आ गई तो वो ये भी तो कर सकते हैं ना कि उस लैंड को जब ऑक्शन में देना है तो उसके लिए रिफ्यूज कर दे सेक्शन 97। ये बात हो गई। सेक्शन 98 हमने क्या पढ़ा था, लैंड ग्रांटेड फॉर हाउस होल्ड वेस्ट वगैरह के लिए, ठीक है। तो जैसे हमने जगह फिक्स कर दी थी, ठीक है, आप अपने घर का कचरा वगैरह यहाँ डाल सकते हैं। अब उस केस में, ठीक है, हमने पावर किसको दी थी, एसडीओ को भी दी थी पावर, ठीक है। और उस केस में हमने क्या पढ़ा था कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो फिर उस लैंड को क्या है वापस भी ले सकती है। तो अब यहाँ पर जो लोकल अथॉरिटी है, यहाँ पर सेक्शन 98 के तहत अब ये लोकल अथॉरिटी ये सारी पावर्स को क्या है यूज कर सकती है।
क्योंकि अगर आप देखेंगे जब सेक्शन 98 है उसके प्रोविजो में क्या लिखा है, सच लैंड शैल नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट एंड शैल बी प्रोवाइडेड ओनली इफ इट इज अवेलेबल. द कलेक्टर शैल हैव राइट टू रिज्यूम एनी सच लैंड विदाउट पेइंग एनी कंपनसेशन. हमने क्या पढ़ा था कि जो लैंड हमने आपको कूड़ा करकट डालने के लिए दी है हम उसको वापस ले सकते हैं. तो क्या है, कलेक्टर उस लैंड को वापस ले सकते हैं, आपको पैसा भी नहीं देगी, कंपनसेशन भी नहीं देगी. क्यों? क्योंकि आपको फ्री में हमने वो यूज करने के लिए दी थी. अब ये तो हमने पावर दे दी लोकल अथॉरिटी के पास, तो कलेक्टर की पावर भी किसके पास आ गई, लोकल अथॉरिटी के पास. अगर आप सेक्शन 98 का प्रोविजो का सेकंड क्लॉज सेकंड देखेंगे, वहां पे भी कलेक्टर की पावर लिखी है. उसमें आप ना लिंक विद कर देना 104, ठीक है. सेक्शन 97 का प्रोविजो का जो फर्स्ट पार्ट है उसके साथ भी लिख देना लिंक विद 104, और सेक्शन 98 में प्रोविजो का जो क्लॉज 2 है उसमें भी लिख देना लिंक विद 104, ठीक है. अब आपको समझ आ गया, जो पावर उनको कलेक्टर को मिल रही है वही पावर लोकल अथॉरिटी को मिल रही है. कब? जब उनको ये पावर स्टेट गवर्नमेंट ने दे दी, ठीक है. जब स्थानीय भूमि निकाय को दे दी जाती है तो कलेक्टर के अधिकार वही निकाय प्रयोग करते हैं. म्युनिसिपल कंडक्ट ऑक्शन ऑफ आबादी लैंड इज चीज ऑफ कलेक्टर. अब यहाँ पर ऑक्शन पहले कलेक्टर करा रहे थे, लेकिन अब म्युनिसिपैलिटी को हमने सारी पावर दे दी तो फिर अब वो ऑक्शन भी कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है. नगर पालिका आबादी भूमि की नीलामी कलेक्टर की जगह स्वयं करती है. अब है सेक्शन 104, ट्रांसफर पावर्स टू, किसको ट्रांसफर किया आपने पावर, लोकल अथॉरिटी को. फिर सेक्शन 105, राइट्स ऑफ टेनेंट नॉट अफेक्टेड. Nothing in section 95, 96, 97, 98 and 102 affects the right of tenants to obtain free residential site in Abadi under section 31 of Rajasthan Tenancy Act. ठीक है. अब देखिए सेक्शन 1 राजस्थान टेनेंसी एक्ट का क्या बात कर रहा है. जिन स्टूडेंट ने राजस्थान टेनेंसी एक्ट पढ़ लिया है उनको पता होना चाहिए सेक्शन 31 क्या बात करता है, राइट्स टू रेजिडेंशियल हाउस. सेक्शन 31 भी यही तो बात कर रहा है ना. जब हमने प्राइमरी राइट्स पढ़े थे टीनेंट के, जो टीनेंट हैं उनके जब हमने प्राइमरी राइट्स पढ़े थे तो हमने क्या बोला था, तो उनको रेजिडेंशियल हाउस का भी, आवास गृह का भी अधिकार है, ठीक है. ये हमने पढ़ा था अगर आपको याद होगा तो, ठीक है. तो अब देखिए यही बात क्या की गई है, नथिंग इन सेक्शन 95, 96, 97, 98, 102 affect the right of tenant to obtain free residential site in आबादी अंडर सेक्शन 31 ऑफ टेनेंसी एक्ट, ठीक है. तो इन धाराओं से टेनेंट का घर बनाने का अधिकार खत्म नहीं हो जाता. जैसे हमने अभी 102 में हमने क्या पढ़ा था कि गवर्नमेंट के पास क्या पावर है कि वो लैंड को मतलब नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लैंड को अलॉट कर सकती है. अब किसी पर्सन को अगर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लैंड को अलॉट कर दिया गया, तो अब क्योंकि वो नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए उसको लैंड अलॉट की गई, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आबादी लैंड में अब रेजिडेंशियल साइट नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है. उसके पास जो है क्या है, ये राइट है, ये टेनेंट का अधिकार है कि वो फ्री रेजिडेंशियल साइट क्या है, होल्ड कर सकता है आबादी एरिया में, ठीक है. जैसे सेक्शन 98 किस बारे में बात कर रहा था हमने, कि वही जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको हाउस होल्ड वेस्ट, हाउस होल्ड रिफ्यूज आप जिस जगह फेंक रहे हैं, अगर उसको वापस गवर्नमेंट ने, कलेक्टर ने एक्वायर कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप रेजिडेंशियल साइट नहीं, मतलब आप अपना घर नहीं ले सकते हैं रेजिडेंशियल साइट में आबादी एरिया में. वही 97, ठीक है, जब आबादी लैंड का ऑक्शन हो रहा है, ठीक है. और 96 में क्या था, स्टेट गवर्नमेंट प्रीमियम रेट को फिक्स कर रही थी, ठीक है. और अगर मैं वही सेक्शन 95 की बात करूं तो आबादी एरिया की डेवलपमेंट की बात हो रही थी. तो ये सारे राइट्स एक जगह, और टेनेंट का जो राइट फ्री रेजिडेंशियल साइट को ऑब्टेन करने का एक तरफ, मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप, ठीक है. जैसे टेनेंट स्टिल गेट्स फ्री हाउस साइट इन विलेज आबादी. टेनेंट को अभी भी क्या मिलेगा, विलेज हाउस मिलेगा, कहां पर, आबादी वाले एरिया में. टेनेंट, किसान और टेनेंट को गांव की आबादी में घर बनाने की जमीन मुफ्त मिलती रहती है. तो टेनेंट राइट अंडर सेक्शन 31 आर नॉट अफेक्टेड. जो टेनेंट के राइट्स होते हैं अंडर सेक्शन, और देखो यहाँ पे किस एक्ट को रेफर किया गया है, यहाँ पर रेफर किया गया है राजस्थान टेनेंसी एक्ट को, ठीक है. इसको अंडरलाइन कर लेना, राजस्थान टेनेंसी एक्ट
1955 एक्ट नंबर 3, ठीक है, एक्ट नंबर 3 ऑफ 1955। अब हमारा सेक्शन 106 सर्वे और रीसर्वे, सर्वेक्षण अथवा पुनः सर्वेक्षण। ये हमारा चैप्टर 7 स्टार्ट हो रहा है 106 से, सर्वे एंड रिकॉर्ड ऑपरेशन से रिलेटेड। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट में ऑर्डर सर्वे और रीसर्वे ऑफ एनी लोकल एरिया बाय नोटिफिकेशन। तो किसके पास पावर है? स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। क्या पावर है? कि सरकार किसी भी क्षेत्र का नया सर्वे या दोबारा सर्वे करवा सकती है, ठीक है। जैसे कि ओल्ड लैंड मैप्स हैं, उनको करेक्ट किया जा रहा है, दोबारा से फ्रेश सर्वे करवाकर पुराने जमीन रिकॉर्ड नए सर्वे के माध्यम से सही किए जाते हैं। तो सर्वे जो हो रहा है अंडर 106 वो किसके ऑर्डर पर हो रहा है? स्टेट गवर्नमेंट के। अब है रिकॉर्ड ऑपरेशन, ठीक है। अगर आप सेक्शन 107 देखेंगे उसमें क्या बात की गई है? रिकॉर्ड ऑपरेशन, अभिलेख कार्य। गवर्नमेंट में ऑर्डर रिवीजन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट ऑर्डर कर रही है रिवीजन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इन एनी सर्वेड एरिया एंड सच एरिया शैल रिमेन अंडर रिकॉर्ड ऑपरेशन। तो सरकार जो है पुराने लैंड रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए रिकॉर्ड ऑपरेशन करा रही है। किस लिए यहाँ पर अब रिकॉर्ड ऑपरेशन हो रहे हैं? कि जो पुराने लैंड रिकॉर्ड हैं उनको अपडेट करना है, इसलिए अब दोबारा से रिकॉर्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट में लाइकवाइज डायरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लोकल एरिया व्हिच हैज ऑलरेडी बीन सर्वेड। याद रखना, जो ये रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये रिकॉर्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये किस लिए हो रहे हैं? जो ऑलरेडी बीन सर्वेड, दैट अ जनरल और पार्शियल रिवीजन ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है। सरकार पुराने लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए रिकॉर्ड ऑपरेशन करवा सकती है, जैसे खाता रिकॉर्ड्स करेक्शन थ्रू रिकॉर्ड ऑपरेशन। देखिए, जितने भी स्टूडेंट अभी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं ना, मैंने इससे पहले ये सारे वर्ड समझा दिए, दोबारा नहीं बताऊंगी क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, इसलिए वीडियोस को स्टार्टिंग से देखकर आना, आपको सब समझ आएगा। खाता भूमि रिकॉर्ड को रिकॉर्ड ऑपरेशन के जरिए सही किया जाता है, ठीक है। जैसे रिकॉर्ड ऑपरेशन आर यूज्ड फॉर अपडेटिंग लैंड रिकॉर्ड। फिर है सेक्शन 108 रिकॉर्ड ऑफिसर्स, ठीक है, अभिलेख अधिकारी। तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे। अब ये जो रिकॉर्ड ऑफिसर्स हैं, ये सर्वे, अब देखो आपको इतना तो पता चल गया ना कि जो ये रिकॉर्ड्स ऑपरेशन है, ठीक है। तो अब ये जो रिकॉर्ड ऑफिसर्स हैं, इनका काम क्या है? तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर फॉर सर्वे और रिकॉर्ड ऑपरेशन। तो जब आप लैंड का सर्वे कर रहे हैं या फिर जो ऑलरेडी लैंड सर्वे हो गई है उसको अपडेट करने के लिए रिकॉर्ड ऑपरेशन कर रहे हैं, इनके लिए कोई ऑफिसर तो अपॉइंट होगा। तो जो ये काम करते हैं ऑफिसर, उनको हम बोलते हैं लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। और इन सब कामों करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है? सबसेक्शन इसका क्लॉज 1 में लिखा है, अपॉइंट शैल अपॉइंट एन additional land record officer to be in charge of the operation referred to therein unless a permanent additional land record officer shall have been appointed to the area brought। तो देखिए, एक बात याद रखना, सर्वे करने के लिए और रिकॉर्ड ऑपरेशंस के लिए किसको अपॉइंट किया जा रहा है? एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर को। सिर्फ लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर वर्ड यूज नहीं हुआ है, एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। और ये जो सिर्फ किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं हम? सेक्शन 106 और सेक्शन 107 के लिए। द स्टेट गवर्नमेंट अपॉन द इशू ऑफ अ नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 106 और 107 शैल अपॉइंट अ एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। ये बात याद रखना। ये जो यहाँ पर सेक्शन 108 में जो अपॉइंटमेंट हो रही है वो सिर्फ 106 और 107 के लिए हो रही है। और इसका सबसेक्शन, इसका सब क्लॉज 2 ये भी कहता है, मे अपॉइंट एज मेनी असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। तो असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स को तो जितना चाहे उतना अपॉइंट कर देंगे, लेकिन एक एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर को तो अपॉइंट करेगी ही स्टेट गवर्नमेंट। ये सेक्शन 108 में लिखा है। जब सरकार सर्वे और रिकॉर्ड वर्क के लिए विशेष अधिकारी को नियुक्त करती है, जैसे कि एग्जाम्पल ALRO अपॉइंटेड ड्यूरिंग विलेज लैंड सर्वे। जब एक विलेज लैंड का सर्वे हो रहा था तो स्टेट गवर्नमेंट ने एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर को
अपॉइंट कर दिया, गांव के सर्वे के समय अतिरिक्त भूमि रिकॉर्ड अधिकारी नियुक्त किया जाता है। रिकॉर्ड ऑपरेशंस आर सुपरवाइज्ड बाय, तो ये रिकॉर्ड ऑपरेशंस को कौन सुपरवाइज कर रहे हैं? एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। समझ आ गया क्या काम करते हैं? सर्वे और रिकॉर्ड ऑपरेशन। इन सब चीजों को लिखते जाना। मोड ऑफ कंडक्टिंग ऑपरेशंस, कार्यों को चलाने का तरीका। द ऑपरेशन अंडर सेक्शन, अब ये देखो 108 है वो भी किससे लिंक है? 106 और 107 से। जो 109 है वो भी किससे लिंक है? 106 और 107 से। ये कहता है ऑपरेशन अंडर सेक्शन 106 और 107 shall be conducted under the control of the director of land records in the manner prescribed by state government। तो जब सेक्शन 106 और 107 का काम एडिशनल लैंड रिकॉर्ड्स कर रहे हैं, जब सेक्शन 106 और 107 का काम एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर द्वारा किया जा रहा है, तो उनके ऊपर निगरानी तो कोई करेगा ना, नहीं तो वो अपनी मनमानी करेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया? अब ये कहा कि डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, डायरेक्टर वर्ड यूज हुआ है। अब डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड क्या करेंगे? उनको कंट्रोल करेंगे। एडिशनल लैंड रिकॉर्ड को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं उस मैनर में जो भी स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर दे। स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड को कि आपको कंट्रोल करना है एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर को, जिनको 106 और 107 के तहत कुछ काम दिया है। हमने सर्वे वगैरह करवा रहे हैं, हम उनसे लैंड रिकॉर्ड्स ये रिकॉर्ड ऑपरेशंस करा रहे हैं, ठीक है। तो सेक्शन 106 और 107 के अंतर्गत होने वाले सर्वे और रिकॉर्ड कार्य डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स की देखरेख में राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किए जाते हैं। एग्जाम्पल, लैंड सर्वे हो रहा है यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट में, इज सुपरवाइज्ड बाय डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एज पर गवर्नमेंट रूल। जिले में भूमि सर्वे का कार्य भूमि रिकॉर्ड निदेशक की निगरानी में सरकारी नियमों के अनुसार किया जाता है। तो सर्वे ऑपरेशंस आर कंडक्टेड बाय डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। सर्वे ऑपरेशंस किसकी निगरानी में हो रहे हैं? डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के। फिर सेक्शन 110 असिस्टेंस इन सर्वे ऑफ बाउंड्रीज, ठीक है, सीमाओं के सर्वेक्षण में सहायता। अब देखिए ये सेक्शन कहता है ड्यूरिंग सर्वे ऑपरेशन, जब सर्वे हो रहा है, स्टेट होल्डर्स एंड टेनेंट मस्ट असिस्ट इन बाउंड्री सर्वे एंड मे बी रिक्वायर्ड टू इरेक्ट बाउंड्री मार्क्स। इफ दे फेल, ऑफिसर मे डू इट एट देयर कॉस्ट। समझ गए? जब सर्वे के दौरान अगर जमीन मालिक है और किराएदारों को सीमाओं के निर्धारण में सहायता करनी होगी, जब सीमा निर्धारण की जा रही है तो वो उनकी हेल्प करेंगे मालिक और किराएदार सर्वे के दौरान। अगर वे ऐसा नहीं करते तो अधिकारी खुद खर्च लेकर निशान लगा सकता है, ठीक है, कॉस्ट लगा के। एग्जाम्पल, फार्मर मस्ट हेल्प सर्वे टीम इन मेकिंग फील्ड बाउंड्रीज, अदरवाइज गवर्नमेंट विल मार्क एंड रिकवर कॉस्ट। किसान क्या है? किसानों को खेत की सीमाएं दिखानी होती हैं, नहीं तो सरकार स्वयं निशान लगाकर खर्च उनसे वसूल कर लेगी। फेलियर टू असिस्ट इन बाउंड्री मार्किंग रिजल्ट इन गवर्नमेंट डज इट एट ओनर्स कॉस्ट। फिर सेक्शन 111 डिसीजन ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट। अब जब बाउंड्री मार्क करने जा रहे हैं तो डिस्प्यूट भी तो होंगे, तो सीमाओं के संबंध में विवादों का निपटारा कैसे होगा? तो बाउंड्री जो डिस्प्यूट होंगे आर डिसाइडेड, बाउंड्री डिस्प्यूट्स आर डिसाइडेड बेस्ड ऑन सर्वे, मैप्स और पोजेशन। wrongful dispossession within 3 months is also considered for summary inquiry। 3 चीजें हैं। देखो, सबसे पहली बात कि जब बाउंड्री का डिस्प्यूट डिसाइड कर रहे हो तो सर्वे को देखना, ठीक है, और जो सर्वे हुआ है उनको देखना, मैप्स को देखना है आपको, किसका पोजेशन है उसको देखना है आपको, ठीक है। और जो अगर किसी पर्सन का रॉन्गफुल डिस्पोजेशन हो भी गया है तो उसको आपको 3 महीने के अंदर अंदर क्या करना है? उसको गलत तरीके से कब्जा हटाने के मामलों में 3 महीने के अंदर जांच होती है, ठीक है। अगर किसी ने गलत तरीके से किसी का कब्जा हटा दिया है, रॉन्गफुली किसी को डिस्पोजेस कर दिया गया है, तो ऐसे मामलों में 3 महीने के अंदर क्या होती है? जांच होती है। और कैसी इंक्वायरी होगी? इंक्वायरी समरी इंक्वायरी कहते हैं इसको। तो 3 चीजें याद रखना इसमें, 3 months और समरी इंक्वायरी वर्ड। देखिए मैं इसको आपको एक बार बता देती हूँ। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट कंसर्निंग एनी बाउंड्रीज द लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर शैल डिसाइड सच डिस्प्यूट। तो कौन डिस्प्यूट कर रहा है, कौन डिसाइड कर रहा है डिस्प्यूट? LRO, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, शैल डिसाइड सच डिस्प्यूट
सो फार एज पॉसिबल ऑन द, और किस बेसिस पे, जो सर्वे मैप्स हैं और वेयर दिस इज नॉट पॉसिबल और सच मैप्स आर नॉट अवेलेबल, तो एक्चुअल पोजेशन के बेसिस पर डिस्प्यूट डिसाइड हो रहा है. इफ इन द कोर्स ऑफ इंक्वायरी into a dispute under this section, the land record officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession, or it is, or it if or if it is shown that party has been obtained by wrongful possession of the lawful occupant within the period of 3 months previous to the commencement of the inquiry, the land record officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly. तो ठीक है, 3 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, क्या करना है, जो इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी कर रहे हैं, उससे पहले 3 महीने, उस इंक्वायरी से 3 महीने, मतलब इस इंक्वायरी करने से 3 महीने पहले आपको तो ये डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि रॉन्गफुल डिस्पोजेशन हो गया है ना उस पर्सन का, तो पहले तो आपको उसको 3 महीने के अंदर अंदर मामला देखना है और फिर उसकी समरी इंक्वायरी करनी है. अगर आप ये लाइन देख रहे हैं, विच पार्टी इज इन द पोजेशन वेयर the land record officer is unable to satisfy himself as to which party is possession. land record officer को समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सी पार्टी possession में है, और if it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession, और अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये जो possession लिया है ना व्यक्ति ने, ये दूसरे व्यक्ति को wrongfully dispossess करके लिया है, जो wrong उस पे जो lawful occupant था उसको dispossess करके लिया, ये क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है, ये दिखा दिया जाता है. इट इज शोन दैट पोजेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय wrongful dispossession of the lawful occupant within a period of 3 months previous to the commencement of the inquiry. कि जब इंक्वायरी होने से 3 महीने पहले ही इसको रॉन्गफुली क्या है, डिस्पोजेस कर दिया गया था. जो लॉफुल ऑक्यूपेंट है, जिसको उस पर कब्जा करना चाहिए था, उसको 3 महीने इस इंक्वायरी से पहले हटा दिया गया था. ठीक है, जैसे कि कोई डिस्प्यूट चल रहा था, अब पता चल गया है कि अभी डिस्प्यूट चल रहा है बाउंड्री को लेके, पर्सन जो एक्चुअली लॉफुल ओनर था उसको तो हटा दिया, कोई दूसरा पर्सन आके रह गया, और ऐसा कब हो रहा है, इंक्वायरी के 3 महीने से पहले ऐसा हो गया, और ये क्या है, बता दिया गया है. अब लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर शैल असर्टेन बाय समरी इंक्वायरी, अब समरी इंक्वायरी करेंगे लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर और ये पता लगाएंगे कि किसका इस पे पोजेशन है, बेस्ट एंटाइटल कौन है पोजेशन के लिए, और उसके बाद फिर बाउंड्री को फिक्स करेंगे अकॉर्डिंगली. अब आया समझ? ठीक है, कुछ सेक्शंस होते हैं उनको कंप्लीट समझाना पड़ता है. अगर ऐसे छोटे से मतलब इतना जिस्ट अगर लिख दिया है, वैसे इतना भी बहुत है कि जो रॉन्गफुल अगर डिस्पोजेशन हुआ है तो ये विद इन 3 मंथ, पर विद इन 3 मंथ फॉर व्हाट, बिफोर द कमेंसमेंट, प्रीवियस टू द कमेंसमेंट ऑफ द इंक्वायरी. ठीक है, तो फिर लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर क्या कर रहे हैं, समरीज की इंक्वायरी कर रहे हैं. जैसे कि दो फार्मर का डिस्प्यूट है बाउंड्री को लेकर, ऑफिसर चेक करेंगे ओल्ड मैप को, पोजीशन वगैरह डिसाइड करेंगे. बाउंड्री डिस्प्यूट इज डिसाइडेड मेनली ऑन सर्वे मैप एंड पोजीशन. सेक्शन 112 प्रिपरेशन ऑफ मैप एंड फील्ड बुक. अभी हमारा क्या बात कर रहा है, नक्शा और फील्ड बुक की तैयारी. तो देखिए, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर प्रिपेयर मैप एंड फील्ड बुक फॉर ईच विलेज अंडर सर्वे ऑपरेशन. अब लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर क्या कर रहे हैं, मैप और फील्ड बुक को प्रिपेयर कर रहे हैं. सर्वे के दौरान, जब सर्वे हो रहा है तो सर्वे के दौरान हर गांव के लिए नक्शा और फील्ड बुक तैयार की जाती है. तो हर गांव के लिए जो नक्शा बन रहा है, ठीक है, उसको कौन बना रहे हैं, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर बना रहे हैं जब वो सर्वे कर रहे हैं. ठीक है, तो LRO की ये पावर है, 112 के आगे लिख लेना, LRO कर रहे हैं काम. ठीक है, फिर उसके बाद है जैसे कि विलेज लैंड मैप इज प्रिपेयर्ड शोइंग ऑफ ऑल फील्ड्स एंड बाउंड्रीज. गांव का नक्शा बनाकर सभी खेतों की सीमाएं दर्ज की जाती हैं. मैप एंड फील्ड्स बुक आर प्रिपेयर्ड बाय LRO. ये MCQs में करा रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर है प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स. अब देखिए, कंटेंट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट क्या रहेंगे, अधिकार अभिलेख की अंतर्वस्तु क्या रहेगी. तो देखिए, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट इज प्रिपेयर्ड फॉर एवरी विलेज अंडर सर्वे और रिकॉर्ड ऑपरेशन. हर गांव के लिए भूमि अधिकारों का रिकॉर्ड बनाया जाता है. जैसे कि ओनरशिप और कल्टीवेशन डिटेल को रिकॉर्ड किया जाएगा.
रिकॉर्ड इन विलेज लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है, गांव में किसकी जमीन है, कौन खेती करता है, ये सब भी रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। The record of right shall be prepared in such manner as may be prescribed by state government and और देखो अब उसके अंदर क्या क्या होगा, जो रिकॉर्ड्स ऑफ राइट हैं, आप इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स होंगे मैं आपको बताती हूँ, वो बताए गए हैं सेक्शन 114 में कंटेंट्स बताए गए। अभी तक यहाँ पर क्या बताया है, सिर्फ ये बताया है कि विलेज के आप जो विलेज के लिए क्या करेंगे, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट को प्रिपेयर करेंगे। फिर यहाँ पे बताया गया कि उसके कंटेंट क्या होंगे 114 में। तो कंटेंट देखिए, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा खेवट। खेवट का मतलब होता है कि जो ओनर का एक रजिस्टर होता है जिसमें ओनर के नाम लिखे जाते हैं, उसको बोलते हैं हम खेवट। फिर होता है खतौनी, ठीक है, ये एक रजिस्टर है जिसमें कृषक होते हैं, जो कल्टीवेटर्स होते हैं कि कौन खेती करता है, उनके नाम लिखे जाते हैं, वो होते हैं खतौनी। फिर एक होता है रेंट फ्री होल्डर का रजिस्टर, और एक होता है अदर प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर, ठीक है। तो खेवट हो गया, खतौनी, ठीक है, रेंट फ्री होल्डर्स और अदर प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में मालिक, ठीक है, काश्तकार और अन्य भूमिधारकों की जानकारी होती है। एग्जाम्पल, खेवट शोज, जो खेवट है, तो खेवट क्या शो कर रहा है कि लैंड ओनर का नाम क्या है, ठीक है, और खतौनी क्या शो कर रहा है कि फार्मर का नाम क्या है, ये रजिस्टर्स है। खेवट में मालिक और खतौनी में किसान का नाम दर्ज होता है। खेवट में मालिक का नाम दर्ज होता है कि इस जमीन का मालिक कौन है, खतौनी में इस जमीन पर खेती कौन कर रहा है उसका नाम दर्ज होता है, इसको बोलते हैं खेवट और खतौनी, ठीक है। तो खतौनी में कौन है, खतौनी में है कल्टीवेटर्स की डिटेल, खतौनी खेत, खेती, कौन खेती कर रहा है उसके डिटेल्स, ऐसे याद रखो। सेक्शन 115, इनवाइटिंग क्लेम्स टू ओनरलेस लैंड, ठीक है। अब ये सेक्शन कहता है जिन भूमियों के कोई मालिक प्रतीत नहीं होते तो उनके लिए दावे आमंत्रित करना। अब ये सेक्शन ये कह रहा है, इफ लैंड अपीयर्स ओनरलेस, नोटिस इज इशूड इनवाइटिंग क्लेम्स विद इन 3 months। कितने टाइम दिया गया है, विद इन 3 months का टाइम दिया गया है। कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन a petition in writing setting forth and claims grounds therefore if claim is made officer decides summarily, ठीक है। तो अब देखिए, वेयर व्हेन एनी लोकल एरिया इज अंडर सर्वे हो रहा है, रिकॉर्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, और ओनली अंडर रिकॉर्ड ऑपरेशन लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर शैल मेक लिस्ट ऑफ ऑल लैंड्स इन एरिया विच अपीयर टू हिम। अब देखिए यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर है, क्योंकि सर्वे वगैरह वही कर रहे हैं। अब उन्होंने ये पाया कि ये जो लैंड है इसका तो कोई ऑनर ही नहीं है, तो अब ऐसे में क्या किया जाएगा, तो वो इसकी लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, मेक लिस्ट ऑफ ऑल लैंड्स इन सच एरिया विच अपीयर टू हिम टू हैव नो लॉफुल ऑनर एंड शेल देयर अपॉन इशू अ प्रोक्लेमेशन, ठीक है, प्रोक्लेमेशन को इशू करेंगे फिर, और डिक्लेयर करेंगे हिज इंटेंशन टू डिमार्केट सच लैंड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट एंड इनवाइटिंग। अब फिर वो कह रहे हैं कि अभी से हम लैंड को क्या कर रहे हैं, अब डिक्लेयर अब अपनी ये इंटेंशन डिक्लेयर कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी स्टेट की है। अगर आप किसी को इसमें कोई ऑब्जेक्शन है, अगर आपका किसी इसमें क्लेम है इस लैंड में, तो 3 महीने के अंदर ले आओ। तो ये सारा काम, क्योंकि लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर ही तो सर्वे वगैरह कर रहे हैं, रिकॉर्ड राइट ऑफ रिकॉर्ड का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो और वो रिकॉर्ड ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इन सब केस में क्या होगा, तो फिर वो कहेंगे किसी की प्रॉपर्टी नहीं, ठीक है, स्टेट के लिए अपनी इस इंटेंशन को दिखाने से पहले वो कहेंगे 3 महीने का समय दे रहे हैं, क्लेम्स है तो बता दो। फिर क्या होगा, इफ एनी सच पिटीशन इज प्रेजेंटेड लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर शैल डिसाइडेड समली। तो देखो यहाँ पे कौन डिसाइड कर रहा है, LRO इसको समली डिसाइड कर रहे हैं आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज डीम्ड नेसेसरी। तो यहाँ पर किसके पास पावर आ गई, LRO के पास आ गई। गवर्नमेंट पब्लिश नोटिस फॉर अबंडेंट लैंड, राइटफुल ऑनर कैन क्लेम विद इन टाइम, ठीक है। तो एक सरकार की एक लावारिस जमीन पर दावा मांगती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट पब्लिश करती है नोटिस फॉर अबंडेंट लैंड के लिए, और मालिक को 3 महीने में दावा कर सकता है। तो टाइम कितना दिया गया है, 115 के अंदर टाइम कितना दिया गया है, 3 months, इसको याद रखना। फिर सेक्शन 116, अनक्लेम लैंड यूज फॉर कॉमन पर्पस, ठीक है। अब ये सेक्शन कह रहा है जब स्वामी रहित भूमि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए काम में ली जाए तो उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी। देखिए, अगर अब कोई क्लेम नहीं आ रहा है 115 के अंदर, इफ नो क्लेम इज मेड टू लैंड अंडर सेक्शन 115 और इट इज डिक्लेयर्ड स्टेट प्रॉपर्टी but villagers have been using it for grazing or agriculture purpose, the LRO may assign
पार्ट ऑफ इट फॉर विलेज यूज एंड डिक्लेयर द रिमेनिंग एज स्टेट प्रॉपर्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो। अगर सेक्शन 115 के तहत किसी जमीन पर कोई दावा नहीं आता है, क्योंकि हमने ये बताया जब लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर क्या कर रहे थे, सर्वे कर रहे थे या फिर रिकॉर्ड ऑपरेशन का काम कर रहे थे, तो वो तो बताएंगे ना कि ये लैंड किसकी है और इस पर अभी कौन खेती कर रहा है। तो जब ये पूरा सर्वे हो रहा था उन्होंने पाया इस लैंड पर तो कोई नहीं है, ये तो हमारे ये तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी। ऐसा करने से पहले उन्होंने 3 महीने का टाइम दे दिया कि अगर आपका क्लेम है तो आप ले आओ, एप्लीकेशन पटिशन फाइल कर दो। किसी ने क्लेम भी नहीं किया। तो 116 ये कह रहा है कि अगर किसी कोई दावा नहीं कर रहा है ऐसी जमीन पे तो वह राज्य की संपत्ति घोषित हो जाती है। लेकिन अगर गांव वाले उसका उपयोग चराई या खेती के लिए कर रहे हैं तो अधिकारी उस जमीन का कुछ भाग क्या करेगा, गांव के उपयोग के लिए दे सकता है और बाकी फिर राज्य की संपत्ति को घोषित कर देगा। वो उसका मन है कि वो चाहे तो आपको फिर एग्रीकल्चर वो ग्रेजिंग के लिए चलो यूज करने के लिए भी दे, लेकिन वो उसकी क्या है, मर्जी है। मे असाइन वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर मे असाइन टू सच विलेज और विलेजेस सो मच ऑफ लैंड एज ही मे कंसीडर रिक्विजिट फॉर सच पर्पस, ठीक है। जैसे विलेज पीपल यूज कर रहे हैं वैकेंट लैंड को फॉर ग्रेजिंग कैटल, गवर्नमेंट ने लेटर डिक्लेयर कर दिया इट स्टेट लैंड, ठीक है। फिर हमारा unclaimed land partly used by villagers may be partly assigned for village use, ठीक है। सेक्शन 117 लिमिटेड राइट्स ओवर अनक्लेम्ड लैंड। अब ये सेक्शन 117 कहता है जब ऐसी भूमि पर सीमित अधिकार स्थापित हो जाए तो प्रक्रिया क्या रहेगी। देखो मैंने ना कुछ, मैं आपको एक मतलब ये सेक्शन 115 है ना, उसके 3 वर्ड्स मार्क किए हैं मैंने, आप भी ऐसे ही मार्क कर लेना, ठीक है। जैसे कि एलआरओ को मार्क कर लो, प्रोक्लेमेशन को मार्क कर लो, 3 मंथ्स को मार्क कर लो और उसके बाद क्या करो, समली जो है उसको मार्क कर लो। ये इस तरीके से करना तो आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। अब देखिए सेक्शन 117 क्या कह रहा है, इफ अ लिमिटेड राइट्स, ठीक है, नॉट ओनरशिप इज प्रूव्ड ओवर लैंड अंडर सेक्शन 115 द क्लेमेंट मे बी असाइंड पार्ट ऑफ लैंड और कंपनसेटेड अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट। इसको आप क्या कर लो, मार्क कर लो। पूछा जाएगा कि किस एक्ट के तहत, तो राजस्थान लैंड एक्विजिशन एक्ट 1953 एंड सच असाइनमेंट एंड ऑल क्लेम। देखो अगर किसी जमीन पर पूरा मालिकाना हक नहीं बल्कि सीमित अधिकार साबित हो जाता है, ठीक है। हमने बोला था ना आप क्लेम कीजिए, आप अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आपकी लैंड है तो आप क्लेम कर सकते हो 3 महीने के अंदर अंदर उस जमीन पर। लेकिन ऐसा है कि मालिकाना हक तो वो क्या है, किसी जमीन पर मालिकाना हक तो नहीं लेकिन सीमित अधिकार साबित हो गया। वो मालिकाना हक तो अपना नहीं साबित कर पाया लेकिन उसने ये प्रूव कर दिया कि हाँ उस पर उसका क्या है, लिमिटेड तो राइट्स हैं। तो अधिकारी उसे जमीन का हिस्सा दे सकता है या फिर मुआवजा दे सकता है। तो उस लैंड का कोई जो हिस्सा है वो दे सकता है या फिर उसके बदले में मुआवजा दे सकता है, जिससे सभी दावे फिर क्या है, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं लिमिटेड राइट है तो ये ठीक है, हम आपको मुआवजा दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो रहा है, land record officer may assign to the claimant as his property a definite portion of such land or with the sanction of the state government के sanction से otherwise compensate the claimant in accordance with the provision of Rajasthan Land Acquisition Act 1953 and such assignment or compensation shall be held to extinguish all claims। सारे दावे खत्म हो जाएंगे जैसे ही आपको क्या है, कंपनसेशन मिल गया या फिर आपको कोई असाइन कर दिया गया डेफिनेट पोर्शन। ये दोनों ना मार्क कर लो इस तरीके से 1 और 2, जैसे मैंने लिख दिया ना यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा 1 और 2 ये 2 चीजें हो रही हैं। जैसे ये 2 चीजें हो रही हैं तो आपके अब क्या है, सारे राइट्स इसमें एक्सटिंग्विश हो गए, अब आप कुछ क्लेम नहीं कर सकते। सेक्शन 117 ये जो सेक्शन 117 में मैंने आपको बताया लिमिटेड राइट्स ओवर अनक्लेम्ड लैंड, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। विलेजर प्रूव्स ग्रेजिंग राइट्स ऑन लैंड, ठीक है, तो विलेजर्स ने ये प्रूव कर दिया कि हमारे पास इस पे क्या है, चराई क्या करते थे। तो सो दे आर गिवन पार्ट ऑफ लैंड और कंपनसेशन, तो उन्हें जमीन का या कुछ हिस्सा मिल जाएगा, मुआवजा मिल जाएगा। और उसके बाद क्या है, compensation shall be assignment or such compensation shall be held to extinguish all claims on account of such exercise or enjoyment। अब आपके सारे अधिकार उस पर खत्म हो जाते हैं। तो लिमिटेड राइट्स कवर लिमिटेड राइट्स ओवर लैंड लीड्स टू असाइनमेंट और कंपनसेशन।
फिर हमारा सेक्शन 118 खुदकश्त लैंड डिटर्मिनेशन, ठीक है, डिटर्मिनेशन एंड रिकॉर्ड्स ऑफ खुदकश्त लैंड, खुदकश्त भूमि का अवधारणा तय करना। ये सेक्शन कहता है लैंड रिकॉर्ड्स ऑफिसर डिटरमाइंस एंड रिकॉर्ड्स लैंड यूज्ड एज खुदकश्त, ठीक है, जिसको हम सेल्फ कल्टिवेटेड लैंड बोलते हैं। अधिकारी जो है खुदकश्त को निर्धारित करके रिकॉर्ड में दर्ज करेगा। तो फिर अब यहाँ पे अब आप अगर कोई लैंड खुदकश्त लैंड है तो यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर क्या कर रहा है कि डिटरमाइन कर रहा है एक्सटेंट ऑफ ऑल लैंड हेल्ड खुदकश्त एंड शैल रिकॉर्ड द सेम एज सच। पहले डिटरमाइन कर रहा है कि क्या ये लैंड खुदकश्त लैंड है, फिर अगर हाँ है तो उसको क्या कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये भी एलआरओ कर रहे हैं यहाँ पर भी काम, ठीक है। अब जो हम पढ़ रहे थे ना लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर क्या काम थे उनके, यही काम है। एग्जाम्पल फार्मर सेल्फ कल्टिवेटेड लैंड इज रिकॉर्डेड एज खुदकश्त। अगर कोई किसान की खुद की खेती वाली जमीन को जब वो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर दर्ज करेगा ना तो एज अ खुदकश्त लैंड के रूप में उसको दर्ज करेगा कि ये जो लैंड है ये एक खुदकश्त लैंड है, जिसको हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि खुदकश्त लैंड होती क्या है। खुदकश्त लैंड वो होती है जब उस पर आप खुद ही स्वयं खेती करते हैं, सेल्फ कल्टिवेटेड लैंड को। सेक्शन 119 डिटर्मिनेशन ऑफ आबादी ऑफ विलेज, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, गांव की आबादी क्षेत्र की अवधारणा करना। तो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर और क्या कर रहे हैं, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर डिटरमाइन कर रहे हैं एरिया ऑफ विलेज आबादी, ठीक है, एरिया ऑफ विलेज आबादी, गांव के रहने वाले क्षेत्र, जो गांव का क्षेत्र है जहां पर रह रहे हैं लोग, उसका निर्धारण भी ये लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद है ऑफिसर मार्क्स रेजिडेंशियल एरिया ऑफ विलेज एज आबादी लैंड। तो ऑफिसर ने क्या किया, गांव का रहने वाला क्षेत्र आबादी भूमि के रूप में चिन्हित किया जाता है, मार्क कर दिया कि रेजिडेंशियल एरिया है विलेज का, ठीक है। तो जो रेजिडेंशियल एरिया होता है विलेज का उसको तुम आबादी लैंड करते हैं, तो उसको जो मार्क कर रहे हैं वो भी एलआरओ है, ठीक है। तो आबादी एरिया रेफर्स टू रेजिडेंशियल एरिया। फिर है सेक्शन 120 रजिस्टर ऑफ विलेज, ठीक है, गांव के रजिस्टर। तो रजिस्टर ऑफ विलेज इज प्रिपेयर्ड showing cultivated area, revenue, exempted land details। so basically जो ये गांव का रजिस्टर बनाया जाता है उसमें क्या क्या डिटेल्स होती हैं, खेती से रिलेटेड जो है डिटेल्स होती है, राजस्व से रिलेटेड डिटेल्स होती हैं, छूट वाली जो जमीनें होती हैं उनका रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे विलेज रजिस्टर शोज कल्टिवेटेड लैंड एंड रेवेन्यू डिटेल्स। तो विलेज रजिस्टर के अंदर क्या क्या है, लैंड और रेवेन्यू डिटेल्स। सेक्शन 121 देखिए जो हमने पढ़ा ना रजिस्टर ऑफ विलेज, जिसमें जैसे बताया एरिया लायबल टू फ्लूवियल एक्शन, नदी बहाव में प्रभावित हो सकने वाले क्षेत्र उनको लिखा जाएगा रजिस्टर ऑफ विलेज में। एरिया हैविंग प्रिकेरियस कल्टीवेशन, अनिश्चित काश्त वाला क्षेत्र लिखा जाएगा, रेवेन्यू ऑफ रेंट वाला लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये 4-5 चीजें हैं, आप इसको लिख लेना। फ्लूवियल ऑक्शन, प्रिकेरियस कल्टीवेशन जिसको हम अनिश्चित काश्त वाला क्षेत्र बोल रहे हैं, उसी पर निर्धारित राजस्व या लगान तथा वह व्यक्ति जिसके द्वारा ये अदा किया जाएगा, ये सारी डिटेल्स लिख रहे हैं कि रेंट और जो रेवेन्यू है और जो रेंट है वो कौन पे करेगा, ठीक है। एरिया ऑफ विच द रेवेन्यू ऑफ रेंट हैज होली और इन पार्ट हैज बीन रिलीज दे दिया गया है वो रेंट, ठीक है। तो ये सारा बेसिकली विलेज रजिस्टर में लिखा जाएगा। इट्स दैट नॉट सो इम्पोर्टेंट। पर्टिकुलर्स इन खतौनी, अब खतौनी जो है, ठीक है, में बताए जाने विवरण, उस खतौनी जो हमने पता था ना खेती से रिलेटेड डिटेल्स खतौनी, उसमें आपकी डिटेल्स क्या क्या होंगी। तो देखिए खतौनी रिकॉर्ड्स डिटेल्स ऑफ टीनेंट्स, लाइक उसका जो टीनेंट्स है तो वो किस तरीके का टीनेंट्स है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना टीनेंट्स के बारे में कि कितने तरीके के जो टीनेंट्स हैं वो पढ़ेंगे, उसका कितने साल तक का उसका टेन्योर है वो पढ़ेंगे। उसके बाद फील्ड नंबर, ट्रांसफर एंड ड्यूरेशन ऑफ पोजेशन। आपको मैं एक बात बता देती हूँ, जो टीनेंट्स वगैरह हैं यहाँ पे जो यूज किए हैं, जैसे खतौनी में काश्तकार की जमीन कितनी है, किराया कितना दे रहा है, कब तक उसका कब्जा अवधि है, ट्रांसफर और अन्य जानकारी दर्ज होती है। इसको हम खतौनी वाले रजिस्टर में ये सब डिटेल्स लिखी जाएंगी। फार्मर डिटेल्स इंक्लूडिंग रेंट एंड फील्ड नंबर्स आर रिकॉर्डेड इन खतौनी। किसान का किराया, खेत नंबर और कब्जे की जानकारी खतौनी में दर्ज होती है। खतौनी मेनली कंटेन्स टेनेंट एंड कल्टीवेशन डिटेल्स। अटेस्टेशन ऑफ एंट्रीज, ठीक है। देखिए इसको अभी हम इतना ही रखते हैं।
ठीक है, सेक्शन 121 तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 122 से कवर करेंगे। और देखिए आज हमने बहुत ही अच्छे से ये सब चीजें कवर कर ली है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है, आपको चीजें समझ आ रही है, तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं अच्छे से, तो इट नोट्स को आप परचेज कर सकते हैं। अभी जितने भी स्टूडेंट्स ने नोट्स को परचेज किया है, उनके बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, उनको ये बहुत यूजफुल लग रहा है, उनकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो आप भी अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाइए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स इन वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना ना भूले। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।